हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 10th इतिहास की सीरीज़ शुरू करते हैं। किसके लिए होगा ये सीरीज़ होगी हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए होगी क्लास 10th की इतिहास की सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सो पूरा हम लोग बेसिक से समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए। अगर किसी के सिलेबस में है तो ठीक है, बट अगर किसी के सिलेबस में नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप की चीज़ें जानना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है। सो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सो यहाँ पे हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद जैसी भावना कैसे आई, फीलिंग्स कैसे आई। तो राष्ट्रवाद यहाँ पे पढ़ने से पहले हम राष्ट्रवाद को समझेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई कि यूरोप में जैसी चीज़ें देखने को मिली। तो वो सब कुछ हम पूरा बेसिक से लेके समझेंगे। सो राष्ट्रवाद की शुरुआत की अगर हम बात करें बेटा, तो एक अच्छे लेवल से शुरुआत जो बोली जाती है वो बोली जाती है कि फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, और यहीं से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है, राष्ट्रवाद जैसी भावना आई थी। अच्छा, हालांकि जो राष्ट्रवाद की भावना थी, सो ये जो निरंकुशवाद जो चल रहा था, जहाँ पे राजा ही अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहा था, सो इसके खिलाफ जो पहली बार आवाज़ उठाई गई वो फ्रांस की क्रांति में उठाई गई। कब हुआ था? 1789 में। ठीक है, सो 1789 के बाद क्या होता है कि वहाँ पे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जैसी भावना आने लगी। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास होना। मतलब हमारे अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि ये हमारी कंट्री है, हमारा देश है, तो हमें अपने देश के प्रति एक देश प्रेम जैसी भावना आनी चाहिए, एक लगाव की भावना आनी चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली मेम्बर होते हैं, हमारे घर के लोग होते हैं, तो उनके प्रति एक अटैचमेंट होती है। सो हमको वैसे ही अपनी राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो भावना का विकास करना होता है वही होती है राष्ट्रवाद। तो इसे राष्ट्रवाद जैसी भावना आने लगी थी, फीलिंग्स आने लगी थी फ्रांस के लोगों में। कब? 1789 में, जो जिसकी वजह से वहाँ पे क्रांति हुई थी। और वहाँ पे उन लोगों ने, जो राजा महाराजा थे, जो एक तरह से सिस्टम चल रहा था कि बस राजा होंगे वही रूल करेंगे, तो वो सारे सिस्टम के विरोध में वहाँ पे लोगों ने क्रांति किया। हालांकि इसके बाद इन लोगों को धीरे धीरे ये दब गया, मीन्स वहाँ पे प्रतिक्रियावादी चीज़ें प्रभावी होगी। प्रतिक्रियावादी में जो इसके विरोध में जो चीज़ें थी, राष्ट्रवाद के विरोध में जो पावर्स थी, जैसे राजा महाराजा थे, वो लोग फिर से प्रभावी हो गए थे। लेकिन फिर से 1830 आते आते लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग पुनः से वहाँ पे बढ़ने लगी थी। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रवाद की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतना तो हो गया कि राष्ट्रवाद जो है वो किसी भी इंसान के अंदर अपने राष्ट्र को लेके लगाव, प्रेम, उन सब का विकास करना होता है। तो ये जो लगाव है ये कैसे विकसित होगा किसी भी लोगों के अंदर? जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें, देखिए ये हमारा एक इंट्रोडक्शन होने वाला है इस चैप्टर का। हम एक थोड़ा सा बस समझेंगे कि क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि चलिए विकास कर लिया, लेकिन विकास किस किस आधार पे करेंगे? इस विकास जो ये हमको अपनी भावना लगाव की भावना का विकास करना है, ये एक तो भाषा के आधार पर भी हो सकती है। भाषा मतलब कि हाँ, एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब वो एक ही भाषा बोल रहे हैं तो उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जैसी भावना आने लगेगी। ठीक है, हम एक यूनाइट है, हम लोग एक लोग हैं, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। भाषा के आधार पर हो सकती है ये चीज़, धर्म के आधार पे भी हो सकती है। जैसे धर्म के आधार पे बहुत सारी कंट्री आज के टाइम पे हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करती हैं। पाकिस्तान है, जैसे बहुत सारी कंट्री है, देश है जहाँ पे धर्म को बेस बना के राष्ट्र बनाया गया है। वो नस्ल के आधार पर भी हो सकता है। सो उसके आधार बहुत हो सकते हैं कि आप अपने अंदर राष्ट्रवाद जैसी भावना लेके आओ कि हम एक राष्ट्र से हैं। तो आधार बहुत हो सकते हैं, बट उसका मतलब क्या होता है कि हाँ, हम एक राष्ट्र से हैं और हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए अपने देश को लेके, उसको हमको विकसित करना है। ठीक है, सो उससे रिलेटेड क्या होता है, उस समय पे एक कलाकार होते हैं, फ्रांस के कलाकार, जिनका नाम होता है फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक तरह से ये एक पेंटिंग बनाई थी, एक चित्र बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने जो चित्र बनाया था उसमें ये एक तरह से दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं वो राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग और जो पुराना सिस्टम है उसको हटा रहे हैं सिरे से। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कैसे, मैं एक एक चीज़ बताती हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
तो पहले इसको हम समझते हैं। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो उन्होंने एक श्रृंखला बनाई 4 चित्रों की। ये जो श्रृंखला, ये पहला चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये उस 4 चित्रों में से पहला चित्र है ये, ठीक है। उन्होंने श्रृंखला बनाई थी। तो उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने एक सपना देखा था। किसका सपना देखा था? कि जो संसार होगा वो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना होगा। संसार जो होगा वो जनतांत्रिक, एक वर्ड देखिए, जनतांत्रिक आ रहा है, और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने किसको किसको दिखाया? उसमें उन्होंने ज़्यादातर जो उनका मेन फोकस हुआ है वो यूरोप एंड अमेरिका को लेके दिखाया है। उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, ठीक है। देखिए एक लाइन में आ रहे हैं सब लोग, ठीक है, आ रहे ना। तो ये लोग यूरोप और अमेरिका के हैं। उसमें से कौन कौन से लोग हैं? सभी हैं। उसमें स्त्री पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं, और वो एक लंबी कतार में चले आ रहे हैं। किसका? जो मैंने बताया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इस स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है ये है। सो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैं, उनको यहाँ से यूरोप और अमेरिका के लोग आके क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं, या फिर आके उनको अपनी एक तरह से उनकी जो प्रार्थना थी उनकी पूरी हुई है, तो वो आके यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करें कौन कौन लोग हैं, तो इसमें इस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड एंड संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये राष्ट्रवाद जैसी फीलिंग है, ये लोग उस फीलिंग को यहाँ पे उनमें आ चुकी है, वो फीलिंग यहाँ पे वो लोग इस क्रॉस करके इसको निकल गए, मतलब ये राष्ट्र बन चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड अब राष्ट्र बन चुके हैं। उसके बाद कौन है? उसके बाद यहाँ पे फ्रांस है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड तो राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। उसके बाद फ्रांस है जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुँचा है। यहाँ पे प्रतिमा के पास फ्रांस पहुँच रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ्रांस है, प्रतिमा के पास अभी भी पहुँच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो अभी उसमें राष्ट्रवाद जैसी भावना आई है, वो राष्ट्र बनने ही वाला है। उसके बाद फ्रांस के बाद यहाँ पे जर्मनी के लोग हैं, ठीक है, जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। तो यहाँ पे पीछे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे काला लाल और सुनहरा झंडा थामे यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है। सो हमने कैसे देखा? पहले अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, फिर जर्मनी। तो यह दिलचस्प है कि उस समय जो फ्रेडरिक सोरियो ने उस टाइम पे ये पेंटिंग बनाई थी, उस टाइम पे जर्मन जैसी कोई बात ही नहीं थी कि जर्मनी जो पूरी बटी हुई थी, वो उसमें अलग अलग किंगडम के लोग रूल करते, उसने जर्मनी एक थी ही नहीं, जिसकी बात यहाँ पे सोरियो ने की थी। तो एक तरह से उन्होंने यहाँ पे आप बोल सकते हो भविष्यवाणी कर दी कि हाँ अब आगे जाके ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे यहाँ पे राज के लिए जो फ्रेडरिक सोरियो थे, उन्होंने एक तरह से वहाँ पे एक तरह से भविष्यवाणी करके बताई थी कि हाँ एक टाइम पे राष्ट्रवाद जैसी फीलिंग आएगी, ये कंट्रीज आगे रहेंगी, ये कंट्रीज पीछे रहेंगी, ठीक है। उसके आगे कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो उसके आगे ऑस्ट्रिया थी, 2 सिलसियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस। उसके पीछे मतलब पहले तो हमने यूएसए देख लिया, स्विट्जरलैंड देख लिया, फ्रांस देख लिया, जर्मनी देख लिया, उसके पीछे ये सारी एक लाइन जो चली आ रही है, इन सारी कंट्रीज के लोग हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? वो कंट्रीज़ के लोग तो हो गए सब, प्लस साथ में यहाँ पे देखिए कुछ है, यहाँ पे देखिए जो निरंकुशवादी राज्य को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे राजा महाराजा के क्राउन गिरे हैं, उनके मुकुट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिरी हुई है ना। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये लोग अब इसको हटा के, इस सिस्टम को इग्नोर करके अब ये किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और क्या दिख रही है? एक चीज़ आपको यहाँ देखिए, आसमान में दिख रहे हैं। तो आसमान में सभी जो भी देवी देवता हैं, जीसस क्राइस्ट वगैरह है, जो भी मसीहा हैं, जो भी सब लोग हैं, संत वगैरह हैं, वो यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं इनको कि ठीक है। सब लोग अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि लोग कैसे राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अब सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग। तो इसका मतलब एक चीज़ ये यहाँ पे दिखाता है कि भगवान हमारे साथ हैं, और साथ में ये भी दिखाता है कि हर देश के भगवान यहाँ पे हैं। मतलब कि इसके बाद अगर राष्ट्र बनेंगे तो राष्ट्रों के बीच में भाईचारा की भावना को दिखा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटिंग में बहुत कुछ कह दिया है फ्रेडरिक सोरियो ने, ठीक है। सो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। सो वो तो हो गया पेंटिंग के बारे में। अब क्या होता है कि 19वीं सदी में, देखिए 18वीं सदी में तो हुआ
फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति जब हुआ तो आपको पता है कि 1830 में वापस से वहाँ पे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जैसी भावना फिर से उमड़ने लगी। तो 19वीं सदी में जब ये टाइम आता है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत ही ताकत बन के उभरा, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। ठीक है, और उसी परिवर्तन से जो यूरोप पहले एक बहुराष्ट्रीय वंशीय समाज था, मतलब वहाँ पे जो डायनेस्टी चलती थी, मीन्स एक कोई जगह है, कोई क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे एम्पायर आके रूल करते थे, कोई भी आके उसके क्षेत्र पे कब्जा कर लेता था, लड़ाई वगैरह करके, युद्ध वगैरह करके। तो वहाँ पे जो एक बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य चल रहे थे, उसकी जगह पे राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ये शब्द याद रखिएगा, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो यूरोप में लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे। तो पहले देखिए, शुरुआत तो ऐसा होता नहीं है कि अचानक से आप आगे आपने बोल दिया राष्ट्र राज्य की बात आप करने लगेंगे। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ें होती हैं बेटा, कोई भी सोसाइटी है, समाज है, तो वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं, फिर ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अचानक से नहीं आ गया कि हमको अचानक से सब कुछ राजा महाराजा के पास था, अचानक से सबने बोल दिया कि हमको ये पूरा सिस्टम बदल दो, अब लोगों के पास अधिकार आ जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे चेंज हुई। पहले आधुनिक राज्य का कंसेप्ट आया, धीरे धीरे आधुनिक राज्य की बात सब लोग करते थे। उसके बाद क्या हुआ, सबके अंदर राष्ट्र राज्य की बात आने लगी। ठीक है, तो अभी डिफरेंस समझेंगे कि मतलब क्या है। सो आधुनिक राज्य में क्या होता था कि एक परिभाषित क्षेत्र होता था, उस पर एक प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की होती थी। मतलब कोई क्षेत्र है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग आधुनिक राज्य बोलेंगे, यहाँ पे मतलब एक क्षेत्र जो होगा वो आपका पता है कि हाँ ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, परिभाषित क्षेत्र होगा, प्लस यहाँ पे एक कोई भी राजा महाराजा होंगे या फिर कोई भी सरकार होगी, कोई भी किसकी भी सत्ता होगी, तो वो केंद्रीय सत्ता होगी बेटा, केंद्रीय शक्ति होगी, मतलब सारी शक्तियाँ जो होंगी उसी के पास रहेंगी। लेकिन अगर राष्ट्र राज्य की हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी है कि यहाँ पे एक परिभाषित क्षेत्र होगा, यहाँ पे एक सरकार होगी, एक सत्ता होगी, लेकिन यहाँ पे जो सत्ता होगी, जो शासक होगा, उसके पास ही शक्तियाँ नहीं रहेंगी सारी, उसके साथ साथ जो उसके नागरिक होंगे, नागरिक जो होंगे, अधिकांश नागरिक, जो मेजॉरिटी नागरिक रहेंगे, उनका भी उसमें साझा रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो हमने ये डिफरेंस समझ लिया, जो आधुनिक राज्य था और एक जो राष्ट्र राज्य था, दोनों में एक तो ये आप अंतर समझ गए। दूसरा अंतर क्या है कि यहाँ अब राष्ट्र राज्य में जो वहाँ के लोग होंगे वो एक इतिहास साझा करेंगे, मतलब उनका एक साथ में एक इतिहास रहा होगा कि वो लोग राष्ट्र राज्य तभी बनाएंगे जब उनका साथ में एक इतिहास रहा होगा, उनके साथ में एक विरासत रही होगी। तो क्या क्या साझा करेंगे, एक तो वो शक्तियों को साझा करेंगे, एक वो इतिहास को साझा करेंगे और एक विरासत को साझा करेंगे। तो ये सारी जब भावना निकल के आएगी तब किसका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, राष्ट्र राज्य की जैसी भावना का विकास होगा। तो साझेपन की ये जो भावना थी, जो हमको राष्ट्र राज्य बनाने के लिए चाहिए, ये अनंत काल से नहीं थी, ऐसा नहीं था कि शुरुआत से ही थी। ठीक है, यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई है। मतलब लोगों ने, जो भी क्रांतिकारी थे, नेता थे, सबने बहुत ही संघर्ष करके लोगों के अंदर ये जैसी भावना लेके आई, तब जाके ये राष्ट्रवाद जैसी चीज़ें आई। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में बेटा हम लोग उस वही पढ़ेंगे कि 19वीं सदी में यूरोप में ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से ऐसी क्रांति हुई, कौन कौन से लोग आए जिसकी वजह से ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। ये सारी चीजें वहां पे निकल के आई। ठीक है, तो हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, मतलब जो मैंने वही बताया कि पहली बार जब निरंकुशवाद को सिरे से खारिज किया गया था, लोगों ने हटाया था, तो वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। देखिए, तो उसको हम लोग अगली क्लास में हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना 1 बाय 1 कैसे कैसे उमड़ के आती है लोगों के अंदर। कहाँ के लोगों के अंदर, यूरोप के लोगों के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। ये तो एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आया कि हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है, नहीं तो आपको बस आप लोग पढ़ते चले जाते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि हमको पढ़ना क्या है, अब क्या पढ़ना है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, प्लस अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ही मैं कोशिश करूंगी कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों और अच्छे फॉर्मेट में मैं चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू।